नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान। हम मध्य प्रदेश की प्रमुख संस्थाओं के समाचार पत्रों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम ये जानेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था कैसी थी। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था, दूसरे पार्ट में हम समाचार पत्रों के बारे में और तीसरे भाग में हम प्रमुख संगठन और संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। आइए इस पार्ट 9 के यानी कि इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका के इस 9वें भाग के पहले अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के समय मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था कैसी थी? स्वाधीनता आंदोलन के समय मध्य प्रदेश 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से संचालित रहा। जबलपुर, मंडला, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, खंडवा और इनसे जुड़े हुए इलाके सीधे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत में थे। यह क्षेत्र मध्य प्रांत के अंग में था। मध्य प्रांत में वर्तमान महाराष्ट्र के अनेक जिले सम्मिलित थे और इनकी राजधानी नागपुर थी। ब्रिटिश शासन के अधीन इन क्षेत्रों में जनता अत्यधिक कष्ट में थी और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद इन स्थानों पर इसकी शाखाओं की स्थापना हुई। अतः राष्ट्रीय आंदोलन में इन स्थानों का अधिक सक्रियता दिखाई दी, यानी कि इन स्थानों पर बहुत कम आंदोलन हमें देखने को मिले। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान शेष भाग है वह देसी रियासतों से संबंधित था। इंदौर हो, ग्वालियर, रीवा, देवास, भोपाल आदि अनेक स्थानों पर देसी रियासतों को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था। दोस्तों, अब इसी चीज़ को हम मैप में देखते हैं। आइए समझते हैं वे केंद्र जहां पर सीधे अंग्रेजों का अधिकार था। सबसे पहले हम देखते हैं ये जबलपुर, यहाँ पर जबलपुर है। फिर ये है सागर, फिर इसके नीचे ये मंडला आपको देखने को मिला। फिर ये हुआ छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा। ये वो क्षेत्र थे जहाँ पर कि अंग्रेज़ों का सीधा शासन था। वही हम बात करें कि ये ऊपर ग्वालियर आ जाता है, तो ग्वालियर में जो सिंधिया वंश था। फिर उसके बाद में हम ये इंदौर में आ जाते हैं, तो इंदौर में होलकर वंश था। फिर हम ये भोपाल में आते हैं, तो राजधानी भोपाल में नवाबों का शासन था। इसी तरह से जो देवास हुआ या फिर रीवा हुआ, यहाँ पर राजशाही चलती थी। उसके अलावा जो क्षेत्र थे वो अलग अलग राजवंशों के थे। जैसे कि मंडला में हम बात करें तो मंडला में गोंडवाना वंश का शासन था। जबलपुर में भी उसका प्रभाव था, लेकिन अब तक यहाँ तक की सिचुएशन के समय तक जबलपुर पर अंग्रेज़ों का पूरा अधिकार हो गया था। अब हम इसके बाद में इस बड़े मैप पे देखें तो इस बड़े मैप से आप समझ जाएंगे कि जो दक्षिणी राज्य है, जो मध्य प्रांत भारत का रहा, तो कुछ इस तरह से रहा होगा। तो इसमें जो मध्य प्रांत आता है, तो इस मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? तो इस मध्य प्रांत की राजधानी थी नागपुर। और नागपुर राजधानी होने के कारण वर्तमान मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के भी काफ़ी सारे क्षेत्र आते थे। तो ये हमने मैप के ज़रिए समझने की कोशिश की सिचुएशन को कि 2 भागों में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया था। एक वो भाग था जहाँ पर सीधे अंग्रेज़ों का शासन था और दूसरा वो भाग था जहाँ पर कि राजशाही चलती थी, लेकिन कुल मिलाकर वो राजा भी अंग्रेज़ों के अधीन थे। यानी कि इस समय तक कोई भी स्वतंत्र रियासत मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश नहीं थी। इसके बाद हम फिर से नोट्स के तरफ रुख करते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश का जो शेष भाग था जिसकी बात हमने की, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, देवास, भोपाल, इनके अनेक स्थानों पर, ऐसे ही अनेक स्थानों पर जो देसी रियासतें थी उन्हें अंग्रेज़ों का संरक्षण प्राप्त था। 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों के प्रति सद्भावना की नीति अपनाई थी। इसके अतिरिक्त रियासतों की जनता रियासती शासन व्यवस्था से अपेक्षाकृत संतुष्ट थी। अतः रियासतों में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित गतिविधियां अपेक्षाकृत मंद गति में रही। इन रियासतों में देशभक्त राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के लिए पड़ोसी प्रांतों में जाते थे और आंदोलनों में भाग लेते थे। इसी प्रकार ब्रिटिश शासन क्षेत्र में चल रहे आंदोलनों में कार्यरत स्वतंत्रता सेनानी शासन के दमन से बचने के लिए रियासतों में शरण लेते थे। कुल मिलाकर जो रियासत के क्रांतिकारी थे वो अपनी रियासत में पूरी तैयारी करने के बाद में उन क्षेत्रों में जाकर क्रांति करते थे जहां पर अंग्रेज़ों का शासन था।
और जो अंग्रेज़ों के शासन वाले क्षेत्र के क्रांतिकारी थे वो अपनी तैयारी पूरी करके वहाँ पर क्रांति कर देते थे और फिर जाकर रियासतों में छिप जाते थे। इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर क्रांतिकारी रियासतों में छिपे हुए हमें इतिहास में देखते हैं। जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, तो वो भी ग्वालियर और ओरछा क्षेत्रों में, ओरछा क्षेत्र हुआ या फिर ग्वालियर क्षेत्र हुआ, ये जो राजशाही क्षेत्र थे उनमें जाकर छिपे हुए थे। ऐसे ही ज़्यादातर क्रांतिकारी जो कि अंग्रेज़ों के शासन वाले क्षेत्र में घटनाएं कर देते थे और फिर राजाओं के क्षेत्र में जाकर शरण ले लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज इस और ध्यान नहीं देंगे। तो इस प्रकार से दो गतिविधियां चलती रहती थी। तो ये हुआ मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था इस समय कैसी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था दो प्रकार की थी। पहला वह क्षेत्र आता था जहाँ पर अंग्रेज़ों का सीधा नियंत्रण था, और दूसरा वह क्षेत्र आते थे जहाँ पर भी अंग्रेज़ों का नियंत्रण था लेकिन वहाँ पर राजशाही चलती थी। और जो राजशाही यानी कि राज्यों वाले क्षेत्र थे, वहाँ के क्रांतिकारी अपनी तैयारी पूरी करके अंग्रेज़ों के क्षेत्रों में जाकर क्रांति करते थे, और जो अंग्रेज़ों के क्षेत्र वाले क्रांतिकारी थे वो क्रांति करके राजाओं के क्षेत्र में आकर छिप जाते थे। अब इसके बाद में हम राष्ट्रीय आंदोलन में समाचार पत्रों की भूमिका के बारे में समझते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चेतना में वृद्धि के लिए अनेक कारकों का संयोग रहा, जिसमें समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय आदि नेताओं के आगमन ने राष्ट्रीय भावनाओं को बल दिया। उस समय ऐसे अनेक समाचार पत्र प्रकाशित हुए जिन्होंने ब्रिटिश शासन की अन्यायी एवं दमनकारी नीति से जनता को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। इनमें प्रमुख थे जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर प्रमुख समाचार पत्र हैं। दोस्तों, समाचार पत्र के संपादक कौन हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहता है कि समाचार पत्र का संबंध किस शहर से है। कर्मवीर, फिर इसके बाद में अंकुश, सुबोध सिंधु खंडवा से प्रकाशित हुआ, न्याय सुधा हरदा से, आर्य वैभव बुरहानपुर से, लोकमत समाचार पत्र जबलपुर से, प्रजामंडल पत्रिका इंदौर से, सरस्वती विलास पत्रिका जबलपुर से, साप्ताहिक आवाज़ एवं सुबह वतन जबलपुर से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र रहे हैं। ब्रिटिश शासन के प्रतिबंधों के कारण जब समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो सके तो गुप्त रूप से बुलेटिन एवं पर्चों ने जन जागृति का कार्य किया था। इसी तरह से समाचार पत्रों की भी राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद में हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के समय स्थापित संस्थाएं और संगठनों के बारे में। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनेक संस्थाओं ने आंदोलनों की गतिविधियों में संलग्न रहते हुए रचनात्मक कार्य भी किए। ऐसे क्रांतिकारी भी थे जो क्रांतिकारी भी थे और उनके अंदर एक साहित्यकार भी था। राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन संगठनों में अग्रणी भूमिका निभाई। रियासतों में प्रजामंडल तथा सार्वजनिक सेवा संघ प्रमुखता से उभरे। इनके अतिरिक्त समय समय पर ऐसी संस्थाओं एवं संगठनों की स्थापना भी हुई जिन्होंने रचनात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें प्रमुख थे गुरुकुल 1929 में स्थापित हुआ सतना में, हिंदुस्तानी सेवा दल 1931 में स्थापित हुआ, चरखा संघ रीवा में स्थापित हुआ, ग्वालियर राज्य सेवा संघ तथा हरिजन सेवक संघ 1935 ग्वालियर में स्थापित हुआ, लोक सेवा संघ 1939 खरगोन, ग्राम सेवा कुटीर उद्योग 1935 सेंधवा में स्थापित हुआ, सेवा समिति बैतूल में स्थापित हुई, सेवा मंडल रतलाम, ज्ञान प्रकाश मंडल इंदौर आदि। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अनेक राजनीतिक दलों एवं सामाजिक सेवाओं समाज सेवी संस्थाओं का गठन हुआ जिनकी रीति नीति कांग्रेस से पृथक थी, परंतु आंदोलन में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण रही और उन्होंने एक सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास किया। दोस्तों, यहाँ पर कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि हरिजन सेवक संघ का संबंध किस शहर से है या फिर इसकी स्थापना कहाँ पर हुई। तो फिर अगर आपने इस तरह के वीडियोस देखे हैं और उन्हें समझे हैं तो आप आसानी से बता पाएंगे कि ग्वालियर में हुई। और बड़े लेवल पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों की, संगठनों की
महत्व के बारे में बताइए, जानकारी दीजिए, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन के समय मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। और ये इस सीरीज़ का 9वां वीडियो था, यानी कि पहले 8 वीडियो भी आप देख सकते हैं MA 3rd सेमेस्टर प्लेलिस्ट में जाकर या फिर MPPSC की प्लेलिस्ट में जाकर। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, रूसी साहित्यकार फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की कहते हैं, अगर आपका उद्देश्य सही है तो छोटी छोटी गलतियों से कभी कोई नुकसान नहीं होता, अगर आप एक सही उद्देश्य में हैं तो। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।